गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट्स है स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की, वो इंक्रीज़ कर दी है। और ये डिसीजन लिया गया है, आरबीआई ने एक ग्रुप फॉर्म किया था जिसमें स्टेट के कुछ फाइनेंस सेक्रेटरीज भी इन्वॉल्व थे, और उन्होंने स्टेट्स की रिसेंट स्पेंडिंग डेटा को एनालाइज करके ये जो है डिसीजन लिया है। तो इवन जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट्स यूटिलाइज़ करती हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में जो लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको उन उनको अवेल करने के लिए, जो मतलब लोन अवेल करने के लिए उसको भी जो है वो इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। ठीक है। तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी होती क्या है? एक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग अरेंजमेंट होता है, आरबीआई जो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि जो टेम्पररी मिसमैच होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंस में या फिर कैश फ्लोज में, उनको ठीक करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग करती हैं, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनकी आरबीआई के साथ होती हैं उसको वो कोलैटरल की तरह यूज़ कर लेती हैं। ठीक है। तो ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ये भी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट्स इशू करती हैं अपनी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। ट्रेजरी बिल तो आपको पता ही है, काइंड ऑफ बॉन्ड इशू किया जाता है जैसे जो, और इसको ऑक्शन जो है वो आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस टेम्पररी लोन फैसिलिटीज़ हैं जो आरबीआई प्रोवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को। प्योरली जो है वो टेम्पररी मिसमैच को टाइड ओवर करने के लिए बनाई गई होती हैं ये बोरोइंग्स। और ये स्कीम जो है 1997 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो सेक्शन 17 क्लॉज 5 और आरबीआई एक्ट का जो है ऑथराइज़ करता है आरबीआई को कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लेंड कर सके, लेकिन ये रीपेबल होता है नॉट लेटर दैन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ दिस एडवांस। ठीक है। तो नॉर्मल जो वेज एंड मीन्स एडवांस होता है इसमें फिक्स्ड लिमिट सेट होती है। जो स्पेशल होता है उसमें ओवर और अबव नॉर्मल WMA जो है वो लिमिट होती है, और जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो द्वारा बैक्ड होती हैं। तो इसके अगर हम ड्यूरेशन देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब वही 3 महीने के लिए होती है। और इसको आप अगर जो है अमाउंट को रिटर्न नहीं करते हो तो फिर ओवरड्राफ्ट का जो है वो माना जाता है कि आप ओवरड्राफ्ट लिमिट आपने क्रॉस कर दी है। जब ओवरड्राफ्ट क्रॉस हो जाता है तो रेपो रेट प्लस 2% पॉइंट्स उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होने लगता है। ठीक है। तो इनकी जो लिमिट्स होती है वो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके लिमिट्स जो है वो बनाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और नंबर ऑफ़ लोन्स जो है कितने लिए जा सकते हैं नॉर्मल डब्ल्यू एम ए में, वो बेस्ड होता है कि आपका पिछले 3 साल का जो एवरेज एक्चुअल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेट का कितना है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? गवर्नमेंट अपनी डे टू डे लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को जो है मैनेज कर सकती है, फिर बेटर फिजिकल मैनेजमेंट कर सकती है। उसी की वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट बोरोइंग रेट से थोड़ा कम होता है। ठीक है। और जो फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड्स उनको मिल जाते हैं। WMO उनको हेल्प करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ मार्केट में भी स्टेबिलिटी मेंटेन करने को, लेकिन रिस्क्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है ये, इसको भी पे ही करना पड़ता है अल्टीमेटली आपको विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और अगर इसको सही सेट आपने ना पे किया तो ये अगर ओवर ड्राफ्ट में चला गया तो इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने आउटस्टैंडिंग आउटकम अचीव किया है म्यूचुअल इवैल्यूएशन जो FATF द्वारा की गई है। तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन जो है वो इंडिया को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में डाल रहा है, जो कि सिर्फ बाकी की 4 G20 कंट्रीज़ को ही ये डिस्टिंक्शन जो है वो मिली है। तो FATF क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1989 में बनाई गई थी G7 कंट्रीज़ के इनिशिएटिव के बाद, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट किया जा सके। धीरे धीरे इसके मैंडेट को एक्सपैंड करके टेररिज्म फाइनेंसिंग, वर्चुअल करेंसीज ये भी ऐड कर दिया गया है। इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है। एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि पॉलिटिकल विल को जनरेट करने के लिए काम कर रहा है, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस में। और ये कैसे अपनी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करता है? पीयर रिव्यूज़, मतलब मेंबर कंट्रीज़ एक दूसरे की जो है वो परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? कि स्टैंडर्ड्स सेट करना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, या फिर नेशनल लेवल वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो, या कोई लीगल, रेगुलेटरी या ऑपरेशनल मेजर्स चाहिए तो। मेंबर्स जो हैं FATF के वो करंटली 38 मेंबर जुरिस्डिक्शंस हैं, जिनमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं।
ठीक है। इंडिया जो है वो 2006 में इसका मेंबर बना, ऑब्जर्वर बना था, और 2010 में इसका फुल मेंबर, 34th कंट्री एज अ मेंबर इंडिया इसका बना था। तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या होता है, तो कंट्रीज़ की कंप्लायंस देखी जाती है कि वो क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग से डील करने के लिए। तो इसमें होता क्या है कि इवैल्यूएशन की जाती है कंट्री के मेजर्स की, फिर 40 रिकमेंडेशंस के ऊपर जो FATF की जो 40 रिकमेंडेशंस हैं उसके बेस पर ये असेसमेंट की जाती है कि क्या वो कंट्री अपने लॉज को, क्रिमिनल जस्टिस, लॉ इन्फोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फॉलो कर रही है। फिर देखा जाता है कि कंट्री का लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या FATF के स्टैंडर्ड्स से अलाइंड है। फिर इवैल्यूएशन ये भी मेजर करती है कि क्या इफेक्टिवनेस है उन फ्रेमवर्क्स की। फाइंडिंग्स जो है वो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में शेयर की जाती हैं और कंट्री को फॉलो अप प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है, के लिए बोला जाता है अगर कोई डेफिशिएंसीज दिखें तो। इस म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंसी के लिए भी जो है वो आगे बढ़ाया जाता है, ताकि रिलीज़ किया जाता है, ताकि जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स जो है वो ये कंट्रीज़ ले सकें। तो इंडिया ने जो रिमार्केबल आउटकम अचीव किया है वो इसलिए कर पाया है इंडिया, क्योंकि इंडिया ने डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत अच्छा फोकस रखा है। इसकी वजह से जो ये आउटस्टैंडिंग आउटकम आने की वजह से इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी है वो भी बढ़ेगी, ग्लोबल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स पे। तो एक तरह से इंडिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रति जो कमिटमेंट है वो दिखा रही है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कृषि कथा प्लेटफॉर्म। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक वेब पोर्टल निकाला है फास्टर बैंक सेटलमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स के लिए, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में होता है, और उसके साथ कृषि कथा प्लेटफॉर्म भी निकाला है जो कि इंडियन फार्मर्स की वॉइस है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव और इमर्सिव स्टोरीज टेलिंग स्पेस दी जा रही है ताकि जो इंडिया की एग्रीकल्चर कम्युनिटी है वो शेयर कर सके और सेलिब्रेट कर सके अपने जो है अचीवमेंट्स को। तो ये एक तरह से अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, उसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बनाया गया। तो इसमें होता क्या है कि 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है बेनिफिशरीज़ को। तो जो भी वो लोन लेते हैं तो उनका 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की जाती है और बैंक्स को पे किया जाता है बेनिफिशरीज़ के बिहाफ पे। और लोन जो है वो अप टू 2 करोड़ तक का हो सकता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 29 जून को हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है और ये प्रोफेसर PC महालनोबिस की जो है वो कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक प्लानिंग में रिकॉग्नाइज़ करने के लिए बनाया जाता है। 2007 से हम इसको हर साल बना रहे हैं और इस साल का थीम था यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो प्रसंत चंद्र महालनोबिस 29 जून को ही बॉर्न हुए थे। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स हैं वो। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था और उनको पद्म विभूषण भी गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो है प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए MSME एक्सपोर्टर्स को एक्सटेंड कर दी है। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट देती है एक्सपोर्टर्स को रुपीज़ में। इनिशियली तो ये 5 साल के लिए वैलिड थी और इस स्कीम को कंटिन्यू किया गया है उसके बाद धीरे धीरे, और अभी तक कंटिन्यू चल रही है। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? RBI कर रहा है, ऑफ कोर्स। जॉइंटली मॉनिटर किया जाता है DGFT और RBI द्वारा। और ये स्कीम हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में एक्सपोर्ट सेक्टर्स को जो कि इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव इंडिया को बनाने हैं। फिर होता क्या है कि जो एलिजिबल एक्सपोर्टर होता है वो अपना सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेशन एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट करवा के कंसर्न बैंक को देता है, फिर वो बेनिफिट ले सकता है। फिर जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट है 2% ऑफ प्री पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट का मर्चेंट या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स को 410 ऐसे टैरिफ लाइंस के आइडेंटिफाई जो किए गए हैं उनमें मिलता है, और मैक्सिमम लिमिट सेट की गई है कि 10 करोड़ से ऊपर का नहीं मिलेगा, ठीक है, पर ईयर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड रिलीज़ किया है, जिसमें कि कंट्रीज़ को 174 कंट्रीज़ को असेसमेंट की गई है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल और लेबर मार्केट पॉलिसीज़, इनोवेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रेगुलेशन और एथिक्स के बेसिस पर। तो इन हर कंट्री को जो है वो कैटेगराइज किया गया है एडवांस्ड इकोनॉमी, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री में। तो सिंगापुर, डेनमार्क और US जो है वो हाईएस्ट रेटेड एडवांस्ड इकोनॉमीज़ आए हैं,
इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी में जो है वो 0.49 की रेटिंग के साथ 72 रैंक पर आया है ऑल ओवर 174 कंट्रीज़ में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं GSAT-20 सैटेलाइट। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने अपनी लेटेस्ट लार्ज सैटेलाइट GSAT-20 जो है वो स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करने के लिए डिसाइड किया है। तो ये GSAT-20 सैटेलाइट इंडिया के लार्जेस्ट या फिर लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये हाई टेक हैवी वेट सैटेलाइट है, 4700 kg इसका वेट होगा। इसरो की जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो इसको ओन और ऑपरेट कर रही है, और इसको इसलिए हम स्पेस एक्स से लॉन्च करवा रहे हैं क्योंकि हमारा जो LVM-3 है उसकी अभी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी हैवी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो CEL को रिसेंटली मिनी रत्ना स्टेटस दिया गया है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के टाइम पर। CEL जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आता है। 1974 में बनाया गया था इसको, ताकि इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ जो नेशनल लेबॉर्टरीज़ या R&D इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं उनको कमर्शियल एक्सप्लॉयट किया जा सके। ठीक है, तो इसने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सीलेंस अचीव कर ली है, और ये सोलर एनर्जी सिस्टम्स में और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो है मार्केट लीडर बन के सामने आया है। तो खासकर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स, मॉड्यूल्स या फिर फेराइट्स या पीजो सेरामिक्स ये बनाने में ये बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी दे रहा है। इवन इंटरनेशनल स्टेटस भी इसे मिला हुआ है, टॉप प्रोड्यूसर ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल्स बनाने में इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया में आए थे तो PM मोदी ने कहा था कि एक टेक्निकल टीम जाएगी बांग्लादेश और कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ तीस्ता रिवर को देखेगी। तो इसी के बाद जो है वो स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं कि क्या इंडिया तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो बांग्लादेश के साथ करने वाला है। तो तीस्ता रिवर क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, और ये इंडिया और बांग्लादेश के थ्रू फ्लो होती है। ओरिजिनेट होती है नॉर्थ सिक्किम से, ये सोलामो लेक से, और उसके बाद ये फ़्लो होते हुए साउथ में जाती है और डीप गॉर्ज ऑफ शिवालिक हिल्स ईस्ट ऑफ दार्जिलिंग से होते हुए ये एंटर करती है बांग्लादेश में रंगपुर डिवीज़न में, और ये इंडिया में सिक्किम और वेस्ट बंगाल से फ़्लो करती है और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तीस्ता जो है वो बांग्लादेश की 4th लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर है। 83% जो रिवर का कैचमेंट एरिया है वो इंडिया में लाई करता है और 17% बांग्लादेश में। तो तीस्ता वाटर शेयरिंग प्रपोजल है क्या, 2011 में प्रपोज किया गया था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होएगी तीस्ता रिवर वाटर बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश की इस एग्रीमेंट के अंदर, और इंडिया में को 42.5%, बांग्लादेश को 37.5% रिवर वाटर फ्लो मिलेगा ड्यूरिंग लीन सीजन। प्रपोजल में जॉइंट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के भी जो है प्रोविजंस थे, लेकिन वेस्ट बंगाल जो है वो इसको अपोज कर रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कह रही है कि इससे जो है एडवर्सली इफेक्ट होगा वेस्ट बंगाल का इरीगेशन और ड्रिंकिंग वाटर नीड्स। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो अपने ब्रॉडर पॉलिटिकल डायनामिक्स और सेंसिटिविटीज़ को देख के इसको रिफ्यूज़ कर रही है इस एग्रीमेंट को साइन करने को या फिर अप्रूव करने को। इन्वायरमेंटलिस्ट का भी ऐसा कहना है दोनों कंट्रीज़ में कि अगर कोई बराज या डैम्स बनाए गए तो उससे रिवर इकोसिस्टम को जो है और बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बांग्लादेश जो है वो हैविली रिलाई करता है तीस्ता रिवर पे, खासकर अपनी एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड पर, और परसेप्शन बांग्लादेश में ऐसी बनी हुई है हिस्टोरिकली कि उसको सही शेयर ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है तीस्ता रिवर से, इवन बाकी रिवर से भी, इवन गंगा से भी। तो उसकी वजह से पॉलिटिकल प्रेशर बनता है वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, ताकि वो एक फेवरेबल डील कर सके इंडिया से। तो हिस्टोरिकली वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स जो हैं जैसे कि इवन गंगा रिवर का, वो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है दो कंट्रीज़ के बीच में। और अभी रिसेंटली 2020 में चाइना ने प्रपोज किया था कि वो तीस्ता रिवर पर रिजर्वायर और एम्बैंकमेंट्स बनाने को तैयार है बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल को होल्ड पर रखा हुआ है पिछले 4 साल से, एंड काइंड ऑफ बांग्लादेश इज़ यूजिंग दिस एज अ स्ट्रेटजिक टैक्टिक विद इंडिया। तो बंगाल जो है वो क्यों गंगा ट्रीटी के बारे में बात कर रहा है, तो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो बांग्लादेश के साथ 2026 में 30 साल कंप्लीट कर लेगी, मतलब 1996 में साइन की गई थी, उसमें है क्या कि 35,000 क्यूसेक्स पानी इंडिया रिसीव करेगा, 35,000 ही जो है वो बांग्लादेश रिसीव करेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का कहना है कि इसकी वजह से जो है गंगा की मॉर्फोलॉजी चेंज हुई है और रिवर इरोजन की वजह से जो है लाखों लोगों को वेस्ट बंगाल में सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया
लंदन और अफ्रीका के कुछ जो है रिसर्चर्स ने कहा है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को यूज़ करने की बजाय HbA1c टेस्ट को यूज़ किया जाना चाहिए एक प्रेग्नेंट वेमेन में जेस्टेशनल डायबिटीज़ को चेक करने के लिए। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है? बेसिकली किया जाता है इस टेस्ट को ताकि लार्ज अमाउंट्स ऑफ शुगर बॉडी कैसे प्रोसेस कर रही है उसको चेक करने के लिए। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, पर्सन ओवरनाइट फास्टिंग करता है, फिर मॉर्निंग में उसको एक फिक्स डोज ऑफ ग्लूकोज दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्वीट ड्रिंक, और ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं हर 30 मिनट के इंटरवल में फॉर 2 आवर्स। और अगर ब्लड शुगर रीडिंग एक सर्टेन लेवल से ऊपर होती है तो इसका मतलब कि शुगर सही से प्रोसेस नहीं हो रही है या फिर ऑब्जॉर्ब नहीं हो रही है बॉडी में। तो डायबिटीज़ या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसको प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ कहते हैं, वो रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम हो सकती है उस समय पर कहते हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो उससे हार्ट डिसीज़, नर्व डैमेज, आई डिसीज़, किडनी डैमेज कुछ भी हो सकता है। तो HbA1c टेस्ट क्या होता है? ये आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि आपकी एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितना रहा है पिछले 2 या 3 महीने में। एक हाई HbA1c टेस्ट मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर रहा है पिछले कुछ महीनों में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वालबार्ड। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फर्स्ट फील्ड ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट्स 500 किलोमीटर लॉन्ग निपोविच रिज पर, स्वालबार्ड के पास। स्वालबार्ड एक आर्किपेलागो है, आर्कटिक ओशन के पास सिचुएटेड है। नदर्न मोस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहते हैं इसको हम, जहाँ पर एक परमानेंट पॉपुलेशन रह रही है। ये पार्ट ऑफ नॉर्वे है, लगभग नॉर्थ पोल और नदर्न पार्ट ऑफ नॉर्वे के हाफवे पर पड़ता है ये। इस आर्किपेलागो में ऑफ कोर्स आर्कटिक लाइक क्लाइमेट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिम्पैक एक्सरसाइज। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक, जो कि अदरवाइज साउथ चाइना सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में डिप्लॉयड है, वो पर्ल हार्बर रीच कर चुकी है हवाई में ताकि रिम्पैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सके। तो रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो हवाई में कंडक्ट की जा रही है इंटरऑपरेबिलिटी एनहेंस करने के लिए। US नेवी द्वारा लेड है ये, और अप्रॉक्सीमेटली 29 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स, सबमरीन्स, मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, UAVs, ताकि जॉइंट ऑपरेशंस किए जा सकें स्पेशल फोर्सेस ऑफ मल्टीनेशनल नेवीज़ के साथ, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is ways and means advances. This topic is important for your economy section. So RBI has recently increased the ways and means advances limits of state governments and union territories. This decision was taken on the basis of the suggestion formed by a group which was formed by RBI, which also included some state finance secretaries. RBI has also said that special drawing facility which is availed by the state governments or UTs will continue to be linked to the quantum of their investments in marketable securities. So special drawing facility is kind of a short-term borrowing arrangement provided by RBI to state governments and union territories. The intention is to help them manage temporary mismatches in their cash flows. SDF is provided against the collateral of government securities held by the state governments or union territories. The amount available under SDF is directly linked to the value of these securities. So what are auction treasury bills? These are short-term debt instruments issued by the government to meet its immediate financial needs. They are sold through a competitive bidding process, also known as an auction, conducted by RBI on behalf of the government. So what are these ways and means advances? These are temporary loan facilities provided by RBI to central and state governments, which are meant purely to help them tide over temporary mismatches in cash flow of their receipts and expenditures. This scheme was introduced in 1997, and Section 17 Clause 5 of RBI Act authorizes the RBI to lend it to the center and state governments, but the condition is that it should not be repayable more than 3 months from the date of making that advance. So normal WMA has a fixed limit set also, and special WMA is basically additional borrowing over and above the normal WMA, and it should be backed by the government securities. So this is kind of an overdraft. So in normal WMA, you have the duration of 90 days. If you cross that, then overdraft becomes active, and the interest rate on it is high, of course, which is 2 percentage points more than the repo rate. So RBI, in consultation with government, sets limit for WMO for both the central and state governments, and they are reviewed periodically. So the number of loans under normal WMA is based on 3-year average of actual revenue and capital expenditure of the state.
So what are the benefits of WMO? Of course, it helps the government to manage its day-to-day liquidity requirements. It encourages better fiscal management for them. Interest rates is typically lower than the market borrowing rates for them. It also provides a flexible source of funds for immediate and unforeseen expenditures. By avoiding sudden large borrowings from the market, WMA helps in maintaining stability in government security market. But there are certain limitations also. WMA is only a short-term solution. The state has to repay within a short period of time, and the interest rate may be lower than market borrowings, but ultimately it has to be paid. So if you continue to use WMO, then of course it would lead to interest burden adding up, and especially if it is not managed properly. So the next topic is FATF mutual evaluation. This topic is important for your international relations. So India has achieved an outstanding outcome in the mutual evaluation conducted during 2023-24 period by the FATF. So mutual evaluation report of India places India in the regular follow-up category. What is FATF? It is an intergovernmental organization founded in 1989, and it is an initiative of G7 countries to develop policies to combat money laundering. So in 2001, its mandate was expanded to include terrorism financing, and later on, of course, virtual currencies was also added to its mandate. The aim is to prevent these illegal activities, and it is a policy-making body which works to generate the political will to bring about national legislative and regulatory reforms in money laundering. It monitors the progress in implementing its recommendations through peer reviews, and the FATF secretariat is located in Paris. So what are the objectives of FATF? So FATF sets standards and promotes effective implementation of measures like those related to legal, regulatory, and operational measures meant for combating money laundering. Then FATF also works to identify national level vulnerabilities with the aim of protecting the international financial system from misuse. The members of FATF currently are 38 member jurisdictions with 2 regional organizations also. India became an observer of FATF in 2006, but in 2010 we got the full membership of FATF. So what is the mutual evaluation process? So it is basically a peer reviewed system in which the members evaluate each other's compliance with international standards for combating money laundering and terrorist financing. So a team of experts assess the performance of any country based on the FATF's 40 recommendations with respect to the country's measures and their effectiveness in preventing money laundering and terrorist financing. So these compliances assess whether a country's legal and institutional frameworks are in line with FATF standards. The findings are then compiled into a mutual evaluation report, which is also released in the public so that it can be provided more transparency, and the country may be placed in any follow-up processes to address any deficiencies. So a remarkable outcome that India has achieved has been made possible because of India's remarkable digital economy initiatives, and it has enhanced India's financial stability also, and it will boost access to global financial markets and also increase investor confidence in India's financial markets. So this has underscored India's commitment to international standards as well. So the next topic is Krishi Katha platform. This topic is important for your governance section. So Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare has launched this web portal for faster bank settlements of interest subvention schemes or claims under Agriculture Infrastructure Fund, along with launching the Krishi Katha platform, which is basically a platform for showcasing the voice of Indian farmers, and it provides a comprehensive and immersive storytelling space which will be helpful in raising awareness for other farmers. So what is Agriculture Infrastructure Fund? It was launched in 2020 to develop post-harvest management infrastructure for reducing losses, realization of better value to farmers, and this has an outlay of about 1 lakh crore rupees, and it is meant to be implemented until 2025 and 2026 period. This scheme provides for a 3% interest subvention to beneficiaries of the scheme for the loans given by banks up to 2 crore for a maximum period of 7 years. Okay. So the next topic is National Statistics Day. This topic is important for our economy section. So National Statistics Day is celebrated in India each year on 29 June
to commemorate or celebrate the recognition of the notable contributions made by Professor Mahalanobis in the field of statistics and economic planning. The main objective of celebrating Statistics Day is the creation of public awareness, and especially among the younger generation, on the role and importance of statistics in socio-economic planning and policy formulation. Since 2007, Statistics Day has been celebrated every year with the theme of contemporary national importance. The theme for this year was use of data for decision making. And who was Prasant Chandra Mahalanobis? He was born on 29 June in 1893. He is known as the father of Indian statistics. He established the Indian Statistical Institute in 1931, and he was awarded one of the highest civilian awards, the Padma Vibhushan, from the Government of India for his notable contribution to science. So the next topic is interest equalization scheme. This topic is important for your economy section. So Department of Commerce has extended the interest equalization scheme for pre and post shipment rupee export credit for MSME exporters till 31st of August. So this was first implemented in 2015 to provide pre and post shipment export credit to exporter in rupees. So it was initially valid for 5 years, but of course it has been continued thereafter. It is being implemented by RBI, and it is jointly monitored by DGFT and RBI through a consultative mechanism. This scheme helps in identifying the export sectors which are meant to be internationally competitive. So an eligible exporter has to submit a certification from external auditor to the concerned bank to claim this benefit. Then currently the scheme provides an interest equalization benefit at the rate of 2% on pre and post shipment rupee export credit to merchant and manufacturer exporters of 410 identified tariff lines. And the scheme has now been made fund limited, and the benefit to individual exporters has been capped at 10 crore rupees per annum. Okay. So the next topic is Artificial Intelligence Preparedness Index. This topic is important for your science and tech section. So IMF has released an Artificial Intelligence Preparedness Index dashboard, and this has assessed the level of AI preparedness across 174 countries based on the 4 key areas, that is digital infrastructure, human capital and labor market policies, innovation and economic integration, and regulation and ethics. So this has categorized each country into advanced economy, emerging market economy, and low income country category. So Singapore, Denmark and US are among the highest rated advanced economies, and India was categorized as an emerging market economy with a 0.49 rating, and India has ranked 72 in a total of 174 countries. So the next topic is GSAT-20 satellite. This topic is important for your science and tech section. So ISRO will be launching its its latest large satellite GSAT-20 on SpaceX Falcon 9 rocket. So it is India's latest communication satellite. It is a high-tech, heavyweight satellite weighing 4,700 kg. It is owned and operated by ISRO's commercial arm, New Space India Limited, and it is being launched through SpaceX because India's indigenous heavy rocket, the LVM-3, currently lacks the capability to lift such a heavy satellite. So the next topic is Central Electronics Limited. This topic is important for your economy section. So CEL has recently been granted the Mini Ratna status at its Golden Jubilee celebration. So CEL functions under the Department of Science and Industrial Research. It was established in 1974 with the objective to commercially exploit indigenous technologies developed by national laboratories and R&D institutions in the country. CEL's mission is to achieve excellence in the technology and manufacture and be market leader in solar energy systems and strategic electronics. So the activities of CEL are sharply focused on 3 thrust areas: solar photovoltaic cells, modules, selected electronic systems like ferrites and piezo ceramics. It also enjoys the international status of being among the top producers of crystalline silicon solar cells in the world. So the next topic is Teesta Water Sharing Treaty. This topic is important for international relations. So during the recent state visit of Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina to India, PM Modi announced that a technical team would soon be visiting Bangladesh to discuss the conservation and management of Teesta River. This initiative has reignited speculation that India may be looking at the Teesta Water Sharing Agreement with Bangladesh.
So what is Teesta River? It is a tributary of Brahmaputra River and it flows through India and Bangladesh. It originates from the Solamo Lake from northern Sikkim. It flows through to the south, cutting the deep gorge through the Sivalik Hills east of Darjeeling. And it flows through two countries, India and Bangladesh. From India, it flows through Sikkim and West Bengal. And Teesta is Bangladesh's fourth largest transboundary river, and 83% of the catchment area of this river lies in India, and the remaining 17% lies in Bangladesh. So, what is Teesta water sharing proposal? In 2011, the proposal was made for equitable distribution of Teesta River's water between India and Bangladesh. As per this agreement, India was to receive 42.5% of this river water, and Bangladesh 37.5% of the river water flow during the lean season. The proposal also included provisions for joint monitoring and management of rivers water, but it has received opposition from West Bengal, uh, particularly from the current West Bengal government, saying that it would hamper the irrigation and drinking water needs of the state. And West Bengal has significant dependence on Teesta River for its agriculture sector. West Bengal government has also refused to endorse the agreement. Even the environmentalists have shown concerns regarding the potential ecological impacts of altering the river's flow, especially if you construct dams and barrages, and it could disrupt the river's ecosystem and negatively affect the biodiversity. Bangladesh heavily relies on Teesta River for its agriculture and livelihood activities also, and there is a perception that has been historically made in Bangladesh that it is receiving less than the fair share of its water in the country, and that's why the political administration of that country is looking for a favorable deal in this time. Historical water sharing disputes, such as those involving Ganga River, has also led to trust deficit between the two countries. In 2020, China also proposed a major dredging work on the Teesta River and building reservoirs and embankments. Of course, Bangladesh government has put this proposal on hold for the past 4 years, but it is using it as a tactical tool against India to secure this Teesta River water agreement. Then why is Bengal talking about Ganga Treaty? Ganga Water Sharing Agreement was signed in 1996 between the two countries, and it ensures equitable water sharing of the Ganga River. 35,000 cusecs of water are shared between India and Bangladesh. So West Bengal government has pointed out that water sharing with Bangladesh has changed the Ganga's morphology, and it has affected lakhs of people in Bangladesh owing to the river erosion. So the next topic is oral glucose tolerance test. This topic is important for your science and tech section. So researchers from India, London and Africa have proposed that the oral glucose tolerance test, which is used to determine gestational diabetes in pregnant women, be replaced by an HbA1c test. So what is oral glucose tolerance test? It is done to measure how well the body can process large amounts of sugar. So the person fasts overnight in the morning, and in the morning the person is given a fixed dose of glucose, usually in the form of a sweet drink. The blood samples are then taken at 30-minute interval for 2 hours, and if the blood sugar reading is above a certain level, then this could be a sign that sugar is not being absorbed fast enough by the body's organs. This diabetes or gestational diabetes, which is also called pregnancy-related diabetes, might be at the root of this problem. Diabetes can lead to heart disease, nerve damage, eye disease, kidney damage. Then what is HbA1c test? So hemoglobin A1c test is a blood test which shows your average blood glucose level over the past 2 to 3 months. So a high HbA1c means that you have too much sugar in your blood. Okay. So the next topic is Svalbard. This topic is important for your international relations. So scientists are investigating the first field of hypothermal vents on the 500-kilometer long Nipovik Ridge off the coast of Svalbard. So Svalbard is an archipelago which is situated in Arctic Ocean. It is the northernmost place in the world with a permanent population. It is part of Norway. It is located about halfway between North Pole and the southern part of Norway. This archipelago features the Arctic climate.
So the next topic is RIMPAC exercise. This topic is important for your science, for your security section. So Indian multi-role stealth frigate INS Shivalik was deployed in South China Sea and North Pacific Ocean, and it has now reached Pearl Harbor in Hawaii to take part in the RIMPAC exercise. So what is Rim of the Pacific exercise? It is the world's largest international maritime exercise being held in Hawaii. It is aimed at enhancing interoperability between the partner countries. It is led by the US Navy, and approximately 29 countries are participating in the current edition of this exercise. This exercise will witness the participation of aircraft carrier battle groups, submarines, maritime reconnaissance aircrafts, UAVs, and of course, the aim is to ensure joint operations with special forces of multinational navies. So, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.